नमस्कार दोस्तों, मराठी, असामीज, बंगालीज आर नाउ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए, हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि मराठी, असामी, बंगालीज और सहित दो और लैंग्वेज, ठीक है, इनको ऐड किया गया है। किसमें ऐड किया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में ऐड किया गया। क्या इसका मीनिंग है? क्या इस स्टेटस के बारे में लोग बात करेंगे? और क्या आपको, देखिए, आपको लग रहा हो कि ये एट शेड्यूल, देखिए, एट शेड्यूल से ये टोटली डिफरेंट है क्लासिकल लैंग्वेज। समझिए, पहले ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि एट शेड्यूल में ऐड किया होगा, तो वो आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंट मीनिंग है और थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असामीज आर गेट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। इस स्टेटस का मतलब क्या है आपको बताता हूँ। पहले एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इनको क्लासिकल लैंग्वेज के टैग मिल गया है 5 लैंग्वेजेस को। और इससे पहले, ठीक है, इससे पहले सिर्फ 6 लैंग्वेजेस को टैग दिया गया था। किस चीज का? क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग दिया गया था। वो कौन से लैंग्वेजेस हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया। अब देखिए, 2004 में तमिल पहला लैंग्वेज बना था जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। और 2014 में उड़िया लैंग्वेज मतलब लास्ट बना था। लेकिन अब 2024 के अंत में ये 5 लैंग्वेजेस भी ऐड हो जाएंगे। तो इनके बारे में लोग बात करेंगे, क्या है क्लासिकल। देखिए, आप यहाँ पे मैप में, पहले मैप बोल रहा हूँ, ये थोड़ा चार्ट देख लीजिए आप। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा। तमिल को आप देख रहे हैं 2004 में ऐड किया गया था, संस्कृत को 25 नवंबर 2005 को, कन्नड़ा को और तेलुगु को एक ही दिन ऐड किया गया था, 31 अक्टूबर 2008 को। मलयालम, उड़िया, असमी, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत, इन सभी को अभी ये 5 लैंग्वेज को 2024 में ऐड कर दिया गया है, 3 अक्टूबर को। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए, ये सारे जितने लैंग्वेजेस को आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराने पुराने 500 एंड 300 बीसी, 1500 एंड 500 बीसी। ऐसा नहीं है कि ये 100 साल पहले या 200 साल पहले से लैंग्वेज बोला जा रहा है, उसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्ज। देखिए, ये लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस में देने से पहले ही डिमांड आ रही थी। 2014 में कांग्रेस जो सीएम थे पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के, उन्होंने भी बोला था कि हमें भी इस लैंग्वेज को ऐड करिए आप क्लासिकल लैंग्वेज में। फिर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बोला कि नरेंद्र मोदी इग्नोर कर रहे हैं मराठी डिमांड को, कि वो क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आए। और ये बात सही भी है कि लास्ट 10 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं दिया था, लेकिन जब दिया तो 5 लैंग्वेज को दे दिया। अब जब दिया तो इसमें बंगाली भी था। बाकायदा ममता बनर्जी जो सीएम है बंगाल की, उन्होंने ट्वीट किया और गवर्नमेंट को थैंक यू भी कहा कि हम बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, कि आप हमारी बातों को सुनिए, हमें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। हेमंत विश्व शर्मा, सीएम ऑफ असम, ये भी थैंक यू बोले। तो ये सारी बातें अब समझते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। देखिए, ये एक शास्त्रीय भाषा उन भाषाओं को दिया जाता है जो पद्मनाभ, जो प्राचीन साहित्य की समृद्ध विरासत और लिखित अभिलेख के लंबे इतिहास का दावा करती है। देखिए, मैंने जितने भी आपको चैट में दिखाया था, वो सारे बहुत पुराने लैंग्वेज थे। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं था जो शायद 300 400 साल पहले से बोला था। बहुत साल पहले से वो सारे बोले जा रहे थे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो एक ऐसा भाषा जो अपने अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समृद्ध विरासत हो, अपने आप में बहुत बड़ा विरासत समेटे हुए हो, बहुत पुरानी भाषा हो, जो आपकी बहुत संस्कृति को एक साथ समेट कर चलती हो, आपके मतलब उस राष्ट्र की संस्कृति में, राष्ट्र के विरासत में आपका बहुत बड़ा योगदान देती हो, ऐसी भाषा के बारे में बात करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज में आपको आने के लिए? क्राइटेरिया से पहले आपको बता दूं, एक लैंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी से, ठीक है, वो पहले जांच करती है आपके लैंग्वेज के बारे में कि हाँ, आपके लैंग्वेज में क्या क्या है, आपकी लैंग्वेज के इतिहास क्या है, पढ़ती है, उस इतिहास के बारे में जानती है। फिर वो बेंचमार्क क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। और फिर ये कमिटी जो है इस क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है कोई भी लैंग्वेज को। समझ, अब वो पॉइंट समझते हैं जो कमिटी इन पॉइंट्स पे चर्चा करती है, इन पॉइंट्स को रिवाइज करती है। पहला है हाई एंटीग्विटी। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया ना, कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो 300 400 साल पहले से बोला जा रहा है और उसको क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया हो। देखिए, हाई एंटीक्विटी मतलब 15 से 200 साल पुराना आपका लैंग्वेज होना चाहिए। आपके लैंग्वेज का एंशिएंट टेक्स्ट होना चाहिए, कहीं पे लिखा होना चाहिए, एंशिएंट बहुत पुराने पुराने आर्काइव्स में होने चाहिए। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है एंशिएंट लिटरेचर। अब देखिए, हम लोग एंशिएंट लिटरेचर आप समझ गए, बहुत पुराना जमाने का लिटरेचर कोई। अब बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट वैल्यूड एज कल्चर हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर मस्ट एग्जिस्ट। देखिए, अब वो ऐसा लैंग्वेज जो मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं एंशिएंट लैंग्वेज है, आपके इतिहास बहुत बड़ा है आपके लैंग्वेज का, और लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं उसको, तो उससे वो भी एक क्राइटेरिया के अंदर आता है। जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो अभी तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो वो सारे एंशिएंट लिटरेचर लैंग्वेजेस हो गए। अब थर्ड है नॉलेज टेक्स्ट। अब देखिए, केवल पोइट्री ही नहीं होनी चाहिए आपके लैंग्वेज के। इन एडिशनल ऑफ पोइट्री द लैंग्वेज मस्ट हैव क्रप्स ऑफ प्रोज इंक्लूडिंग नॉलेज टेस्ट, इपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शंस एविडेंस। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जहाँ पोइट्री वोइट्री तो होती ही है, लेकिन कोई ऐसे लैंग्वेज है जो आप देख रहे हो केव पे मतलब कि गुफाओं के बाहर लिखे होंगे, ऐसे इंक्रिप्शंस एविडेंस होने चाहिए कि हाँ, आपका ये लैंग्वेज इतने साल पुराना है। समझ रहे हैं ना? नॉलेज टेस्ट कहीं लिख दिया हो, पत्थर पे, पहाड़ पे, आपकी लैंग्वेज का जिक्र हो। मान लीजिए संस्कृत है, तो सपोज कि संस्कृत से आपके पत्थर पे लिखा गया है कुछ, तो ऐसे लैंग्वेज को इन क्राइटेरिया के अंदर आता है।
मतलब एक तरीके से आप एक एविडेंस दे रहे हैं कि हाँ हमारा लैंग्वेज इतना साल पुराना है। फोर्थ है डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन में आप समझिएगा, एक क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो पुराने समय का तो है, लेकिन अभी भी मॉडर्न में बना हुआ है। समझिए जैसे संस्कृत को देख लीजिए आप। संस्कृत एक बहुत पुराना लैंग्वेज है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कर्नाटका के गांव है जहाँ संस्कृत बोले जाते हैं, पूरी टोटली संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत की बहुत बढ़िया अध्ययन करते हैं। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन जाके संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। आप समझते हैं कि ये बेनिफिट्स होगा क्या होगा अगर क्लासिकल लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज आ जाता है। हम लोग तो भी इतना कुछ बता दिए क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, लेकिन आपको बेनिफिट जानना जरूरी है। प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, आपके जो कल्चर है, आपकी भाषा के जो इर्द गिर्द भाषा के अपने आप में एक कल्चर समेटे हुए है, उसको बचाया जाएगा। कौन बचाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बचाएगा। प्रोमोटिंग मल्टी गैलिज्म, अब देखिए इससे होगा क्या ना कि आपकी भाषा को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना? एडवांसिंग एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट, आपके भाषा में पीएचडी जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, भाषा सीखते हैं, जैसे जेएनयू में जाके तो लैंग्वेज कोर्स है, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज में आपकी भाषा को पढ़ाया जाएगा। प्रिजर्विंग एंशियंट नॉलेज, आपके जो भी एंशियंट नॉलेज जो आपका है ना, मतलब आपने जो भी योगदान दिया है इस देश को, आपने जो भी योगदान है आपका नॉलेज में, साइंस में, तो आपने जो भी पुराने जमाने में जो योगदान दिया उसको प्रिजर्व किया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, रखा जाएगा। प्रोमोटिंग आर्ट एंड लिटरेचर, तो इसमें भी होगा कि आपके द्वारा लिखा गया जो भी एविडेंस होगा, आपने जो भी इन्वेंशंस किया, आपने जो आर्ट बनाया, आपने जो पेंटिंग बनाया, आपके लैंग्वेज के लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो उसको दर्शाया जाएगा म्यूजियम में, बाकायदा उसको प्रमोट किया जाएगा। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।